आवाज आ रही सभी को बेटा? यस सर। हाँ, तो हम क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे थायस्टेड टर्न ऑन मेथड्स। ओके, थायस्टेड टर्न ऑन मेथड्स के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या थायस्टेड की टर्न ऑन मेथड होती है, ठीक है, या एससीआर के टर्न ऑन मेथड्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है थायस्टेड टर्न ऑन मेथड? आप यहाँ पर देखेंगे इसकी अलग अलग मेथड होती हैं थायस्टर को टर्न ऑन करने की। जैसे व्हेन एनोड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड अ थायस्टर कैन बी टर्न ऑन। 4 मेथड आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ये फर्स्ट है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड, सेकंड है गेट ट्रिगरिंग मेथड, और जो थर्ड है ये डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग मेथड, और जो फोर्थ है आपकी लाइट ट्रिगरिंग मेथड। और एक और मेथड होती है जो कि टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड होती है। ठीक है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड। तो यहाँ पर आपकी 4 और एक 5वीं मेथड होती है जिसको हम टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 4 या 5 प्रकार से एससीआर को टर्न ऑन कंडीशन में लाया जाता है। ठीक है, ये जो 4 या 5 मेथड है ये एससीआर को एक्चुअली कंडक्शन कंडीशन में लाने के लिए उपयोग की जाती हैं। इन मेथड्स को अप्लाई करके हम एससीआर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आप सबसे पहले देखोगे तो ये आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड है। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, ये गेट होता है। आपको 4 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं और 3 जंक्शन दिखाई दे रहे हैं। हम क्या करते हैं एनोड में पॉजिटिव और कैथोड में बैटरी का नेगेटिव से सप्लाई देते हैं। ठीक है, एनोड को बैटरी के पॉजिटिव और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव को सप्लाई देते हैं। फॉरवर्ड बायस में इसको सप्लाई दिया जाता है, इसीलिए हम इसको फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम बिना गेट के में कुछ ट्रिगरिंग किए हम डायरेक्ट इसे ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड कंडीशन में एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करने के बाद में वोल्टेज के मान को धीरे धीरे हम क्या करते हैं इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। वोल्टेज के मान को इंक्रीज करते हैं तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में आपका J1 और J3 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है जंक्शन, और लेकिन J2 जंक्शन जो है वो नहीं टूट पाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे J1 और J3 जंक्शन आसानी से टूट जाते हैं, J2 जंक्शन नहीं टूटता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वोल्टेज के मान को इतना ज्यादा बढ़ाते जाते हैं कि एक पॉइंट पे J2 जंक्शन भी टूट जाता है। जिस वोल्टेज पर J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाता है उसको हम ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। जिस वोल्टेज पर J2 जंक्शन का भी ब्रेकडाउन हो जाता है उसको हम ब्रेक ओवर वोल्टेज VBO के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखेंगे फॉरवर्ड कंडीशन में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो जब यहाँ पर J1 और J3 जंक्शन दोनों ब्रेक हो गए थे, J2 जंक्शन नहीं टूटा था, तो इस यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड इसको बोलते हैं। यहाँ पर होने वाले करंट को हम फॉरवर्ड लीकेज करंट के नाम से जानते हैं, जो कि जिसका वैल्यू काफी कम होती, बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी रास्ते को पाथ को ब्लॉक करके रखता है J2 जब तक J2 ब्रेक नहीं होता है। लेकिन इसको तोड़ने के लिए 2 कंडीशन में आपको J2 जोड़ तोड़ा जा सकता था, एक तो गेट से पल्स देकर या फिर इसके वोल्टेज के मान को बढ़ाकर। ठीक है, तो हम इसी के वोल्टेज के मान को इतना ज्यादा इंक्रीज करते जाते हैं कि ये वोल्टेज का मान ब्रेक ओवर वोल्टेज से ऊपर चला जाता है और जंक्शन J2 भी टूट जाता है, जिससे करंट एनोड टू कैथोड फ्लो होने लगती है, जैसे कि डायरेक्शन यहाँ पर करंट की आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज चला तो ये करंट अचानक ये क्या होता है कि वोल्टेज का मतलब करंट का मान बढ़ जाता है, मतलब करंट फ्लो होने लगती है, और इसी मोड को ही हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बोलते हैं। तो ये इस मेथड को हम बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड। मतलब कि हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग मेथड में क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज के मान को फॉरवर्ड कंडीशन में बढ़ाते चले जाते हैं, जिससे हमारा J1 और J3 जंक्शन के टूटने के बाद J2 जंक्शन भी टूट जाता है और एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होने लगता है। तो इस प्रकार से जो डायोड एससीआर होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, वो कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है। यहाँ पर लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि लैचिंग करंट वह मिनिमम एनोड करंट होता है जिस पर एससीआर कंडक्शन कंडीशन में आ जाता है। होल्डिंग करंट एनोड करंट का वह मिनिमम मान होता है जिस पर क्या होता है कि जो हमारा एससीआर है एक नॉर्मल वोल्टेज पर भी कंडक्शन कंडीशन में बना रहता है। ठीक है, इसको कंडक्शन में अटेन करके रखता है होल्डिंग करंट। जैसे ही होल्डिंग करंट से थोड़ा भी नीचे करंट की वैल्यू होती है तो हमारा एससीआर जो होता है वो ऑफ स्टेट पे चला जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ देखेंगे सेकेंड जो मेथड है गेट ट्रिगरिंग मेथड।
ठीक है। गेट ट्रिगरिंग मेथड में क्या होता है कि एनोड और कैथोड, देखिए ये सारे आपके फॉरवर्ड कंडीशन में ही ट्रिगरिंग मेथड बताई गई है। इसमें तीनों जो कंडीशंस होती हैं, मतलब जो चारों कंडीशन दिखाई गई है, ये फॉरवर्ड बायस में ही इनको हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में ही हम क्या करते हैं, एनोड और कैथोड के बीच में सप्लाई देते हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं यहाँ से देखो, जैसे हमने सप्लाई दिया J1 और J3 जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, लेकिन इस समय J2 जंक्शन का ब्रेक डाउन नहीं होता है, जिस कारण से यहाँ पर एक क्या होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्रिएट होता है। यहाँ पर फॉरवर्ड लीकेज करंट का मान बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज के मान को बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये J2 जंक्शन भी ब्रेक हो जाता है। लेकिन देखो इस वोल्टेज पे हमने जब इतना वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज तक वोल्टेज के मान को बढ़ाए हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, ये टर्न ऑन होता है। लेकिन यहाँ पर गेट ट्रिगरिंग का उपयोग करके यदि हम गेट करंट को देते हैं, गेट से पल्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो कम वोल्टेज पर ही देखो ये V1 वोल्टेज पर ही कंडक्शन में आ जाता है। जैसे जैसे हम गेट की करंट को बढ़ाते हैं तो हमारा जो फॉरवर्ड वोल्टेज है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब आप इनपुट में कम वोल्टेज को देकर भी गेट में पल्स की वैल्यू को बढ़ाकर, मतलब इसके करंट को पल्स में दिए जाने वाले, गेट में दिए जाने वाले पल्स के करंट को बढ़ाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप करंट गेट करंट के मान को बढ़ाते हैं, ट्रिगरिंग करंट को गेट ट्रिगरिंग करंट के मान को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आपका वोल्टेज का मान जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में। कौन कुछ बोल रहा भाई? ठीक है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, यदि गेट करंट को आप इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो वोल्टेज होगा, जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे जैसे गेट करंट को आप डिक्रीज करेंगे तो आपका जो वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब ज्यादा वोल्टेज देना होगा। यदि गेट करंट कम दे रहे हो तो आपको ऑन करने के लिए ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना होगा, और यदि आप गेट करंट को ज्यादा दे रहे हैं तो आपको कम वोल्टेज अप्लाई करना होगा इसको टर्न ऑन करने के लिए। तो ये जो मेथड होती है इसको हम गेट ट्रिगरिंग मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसी मेथड को हम क्या गेट ट्रिगरिंग मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि गेट के द्वारा हम पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करके, गेट के द्वारा हम पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करके इसे क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर भी देखो है लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट दिखाया गया है, सारी चीजें बाकी वही है। ठीक है, इसके बाद में एक और ग्राफ के द्वारा यहाँ पर बताया गया है गेट ट्रिगरिंग। ठीक है, गेट ट्रिगरिंग यहाँ पर एक और बताया गया है। ये आपको एनोड और कैथोड के बीच में हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए हैं और यहाँ पर हम पॉजिटिव पल्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक ग्राफ बनाया गया है जिसमें फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज लिया गया है और दूसरा गेट करंट लिया गया है। तो देखिए यदि आप गेट के करंट के मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आपको फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि उसको टर्न ऑन के लिए दिया जा रहा था उसकी वैल्यू कम हो रही है। देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर गेट के IG1 लिया, गेट करंट की वैल्यू कम लिया, तो हमको ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता हो रही है स्टार्ट करने के लिए। यदि हमारा जो गेट करंट है वो 0 है तो हमको बहुत ज्यादा ब्रेक ओवर वोल्टेज तक वोल्टेज लेना पड़ रहा है ऑन करने के लिए। देखिए यहाँ इतने वोल्टेज तक हमें लेना पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमने क्या किया कि गेट करंट को थोड़ा सा इंक्रीज किया तो हमको इसी वोल्टेज तक ही बढ़ाने पर हमारा SCR टर्न ऑन हो जाता है। फिर इसके बाद में हमने और बढ़ा दिया तो हमको यहाँ देखोगे कि जो आपका फॉरवर्ड वोल्टेज है उसका कम मान लेना पड़ता है। इसके साथ साथ जैसे गेट करंट हमने और इंक्रीज कर दिया तो हमको और भी कम फॉरवर्ड वोल्टेज पर हमारा SCR ऑन हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से ये कंडक्शन कंडीशन में बना रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ये चीज को ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि देखो यहाँ पर V3 इज लेस देन V2 इज लेस देन V1। देखो V1 सबसे ज्यादा है, फिर V2 कम है, फिर V3 कम है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा IG3 था, IG3 ये ज्यादा इसने जब हमने किया तो हमारा जो वोल्टेज V3 था वो कम इस्तेमाल हो रहा था, कम अप्लाई करने पर ही ये टर्न ऑन हो रहा था। IG2 का मान थोड़ा सा हमने कम किया तो हमारा क्या हुआ, वोल्टेज का मान बढ़ गया, फिर इसके बाद में और बढ़ गया। तो जैसे जैसे आप गेट करंट के मान को इंक्रीज करेंगे तो आपका अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे आप गेट करंट के मान को
कम करोगे तो आपको अप्लाइड जो वोल्टेज है उसको आपको ज़्यादा देना होगा, सोर्स वोल्टेज को आपको ज़्यादा देना होगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड प्रोसेस यहाँ पर आप देखेंगे dV बाई डी टी। इसकी आप थर्ड प्रोसेस देखेंगे dV बाई डी टी। जैसा कि आप जानते हैं DI बाई डी टी एंड dV बाई डी टी के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। मतलब dV बाई डी टी वोल्टेज में परिवर्तन बोला जाता है और DI बाई डी टी मतलब करंट में परिवर्तन। तो जो DI बाई डी टी होता है ये कहाँ कौन स्टॉप करता है, जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर टू स्टॉप DI बाई डी टी। हमेशा इंडक्टर जो होता है वो करंट में परिवर्तन का विरोध करता है, जबकि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब कि टू स्टॉप DV बाई डी टी कौन करता है, ये कैपेसिटर का काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि देखिए J1 और J3 जंक्शन तो हम फॉरवर्ड बैक। सर हाँ जी बोलिए। बोलिए कौन बोल रहा है, कोई क्वेश्चन है? सर आपका वॉइस बहुत कट रहा है सर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा? बाकी लोग बताएं भाई सर कट। बाकी लोग बताइए। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर उनको नेटवर्क इश्यू है बेटा, आपकी इधर प्रॉब्लम है, आप नेटवर्क चेक कर लीजिए बेटा, है ना। बाकी लोगों को क्लियर है, इसका मतलब मेरे तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया आपको DI बाई डी टी और DV बाई डी टी। ठीक है, DI बाई डी टी मतलब होता है करंट में परिवर्तन और DV बाई डी टी मतलब होता है वोल्टेज में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एडिट कर लो ना इसको। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे एससीआर टर्न ऑन मेथड्स बाई यूजिंग DV बाई डी टी ट्रिगरिंग। तो इसमें क्या होता है कि देखिए हम जब फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो हमारा J1 और J3 तो नॉर्मल कंडीशन में ही ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और करंट को अलाउ करने लगता है, लेकिन J2 जंक्शन नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि इस मेथड में हम वोल्टेज के मान को क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। ठीक है, वोल्टेज के मान में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है कि P और N के बीच में एक प्रकार से चार्जिंग करंट पैदा होती है, जिससे यहाँ पर एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है जिसके आसपास बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जम जाते हैं। ठीक है, लगातार इसी प्रकार से वोल्टेज के मान में परिवर्तन करने से क्या होता है कि इसमें फ्लड आ जाने से कुछ समय पश्चात दोनों तरफ जो हमारे इकट्ठे हुए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे J2 जंक्शन भी ब्रेक हो जाता है। ये जो फॉर्म कर रहा है कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, चार्ज हो जाता है और कुछ समय पश्चात इसी के कारण हमारा जो जंक्शन J2 होता है इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। IC क्या होता है, यहाँ पर चार्जिंग करंट होता है IC इक्वल्स टू DQ अपॉन DT। ठीक है, DQ अपॉन DT, और यहाँ पर DQ क्या होता है, DQ होता है CJ मतलब ये आपका चार्जिंग कैपेसिटर होता है, और VA क्या होता है, एनोड वोल्टेज होता है। ठीक है, एनोड वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने DQ की जगह में क्या रख दिया, CJ इंटू VA। CJ है चार्जिंग कैपेसिटर, ओके, एंड V क्या है, एनोड वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए। CJ DV DT प्लस 2 बार इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएशन। आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले इसको कांस्टेंट मान लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड टाइम में क्या करते हैं, इसका कांस्टेंट लेकर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन में, अवकलन में, तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जंक्शन जो कैपेसिटेंस होता है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर्म होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि डी CJ अपॉन DT को क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये परिवर्तन बता रहा है। ठीक है, जबकि जंक्शन कैपेसिटर कांस्टेंट होता है, तो उस केस में हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू 0 ले ली है। क्या बोलते हैं, भूंज के, मतलब थोड़ा हल्का, हाँ हल्का के। ठीक है, तो आपको ये चार्जिंग करंट यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार से
आप क्या करेंगे कि जो एनोड वोल्टेज है, एनोड वोल्टेज में परिवर्तन करके आप यहाँ पर एक कैपेसिटर फॉर्म करते हैं, और कैपेसिटर फॉर्म होने के बाद में चार्जिंग करंट यहाँ पर आ जाता है, और इसी चार्जिंग करंट के कारण हमारा J2 जंक्शन टूट जाता है। तो इसी को ही बोला जाता है dV/dt ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, तो इस तरह से हम J2 जंक्शन को भी ब्रेक कर देते हैं, और फिर जो हमारा करंट होता है वो एनोड टू कैथोड फ्लो होने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से dV/dt ट्रिगरिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो आपकी लास्ट मेथड है वो है लाइट ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, जो आपकी लास्ट मेथड है वो है लाइट ट्रिगरिंग मेथड। लाइट ट्रिगरिंग मेथड में क्या होता है कि ये बहुत ही आसान एक मेथड होती है। यहाँ पर एक लाइट को प्रवेश करने के लिए एक कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनाया जाता है। इस प्रकार का जो आपका SCR होता है इसको ही हम बोलते हैं LASCR, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इस प्रकार की टर्न ऑन मेथड जो होती है वो LASCR में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ से कुछ इस प्रकार से क्रिस्टल को रखा जाता है, क्रिस्टल बनाया जाता है, और इसके द्वारा हम इसमें लाइट को प्रवेश कराते हैं। ठीक है, तो J1 J2 जंक्शन तो नॉर्मल वोल्टेज अप्लाई करने में ही टूट जाता है, और J3 जो आपको J2 जंक्शन तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइट को फ्लो करते हैं, जिससे हमारा जो SCR है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, J2 जंक्शन टूट जाता है, और हमारा जो SCR है वो ऑन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, एक होता है टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड। टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड में हम टेम्परेचर देकर J2 जंक्शन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, हीट देकर टेम्परेचर को इंक्रीज करके J2 जंक्शन को ब्रेक करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है,